हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या ज़रूरत है और इसके क्या कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये दो मेन टॉपिक्स आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ ले जाते हैं कई बार। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंस और एज वेल एज जिसे हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं अदर वर्ड, और इसके अलावा लिमिटेशंस क्या हैं वो आज हम बात करने वाले हैं। इसके नोट्स, इसके अलावा पिछली जो वीडियोस हैं उन सब के पीडीएफ के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है इम्पॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस। ज़रूरत क्या है एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर या आज के टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को अटेन करने के लिए हम इसे ज़रूरत मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है। कैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ स्टडी टू लर्न हाउ टू प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर। ये हमें मदद करता है कि कैसे हमने एक ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से प्रिडिक्ट करना है और देन अप्लाई इट इनटू द यूज़फुल वे टू मेक द ऑर्गेनाइजेशनल मोर इफेक्टिव। और वही तरीका बाद में हम उसे यूज़ कर लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने में वो चीज़ मदद करती है। इसके अलावा ये हमें ये भी मदद करता है कि कैसे एक पीपल को अच्छे काम देने हैं, अच्छे काम से उन्हें आगे बढ़ाना है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, यानी उनका एक इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे करना है ताकि एक ग्रंटेड सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। ये उसमें भी हमें मदद करता है। तो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंस इसकी कहाँ पे है? ऑर्गेनाइजेशनल की इफ़ेक्टिवनेस को अटेन करने में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मदद करता है। इसके अलावा आता है हेल्पफुल इन अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल टेक्निक्स। अगर हमने अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल टेक्निक नहीं यूज़ की तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जिसको जौन सी मोटिवेशन ज़रूरी होगी वही उनको मिले तो वो आसानी से आपका काम आसानी से जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको जल्दी और सही मोटिवेशन ना मिली, मतलब मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे? आपकी मदद करेंगे, आपको जल्दी से गोल अचीव करा देंगे। तो यही चीज़ कही गई है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपके मैनेजर को मदद करता है कि कौन सा बिहेवियर कैसा है। एक पर्सन का जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट करने में आपकी मदद करता है। तो ऑटोमेटिकली हम उसे वैसे ही मोटिवेशनल जो टेक्निक है एप्रोप्रिएट होगी उसके लिए वही उसे देंगे और वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होकर आपके लिए क्या करेगा? अच्छे गोल्स को अचीव करेगा और टाइम से अचीव करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट, दैट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का बेस बनकर भी ये हमारे सामने आता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक मैनेजर की मदद करता है कि कैसे एक मोटिवेशन को हमने लेकर आना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर व्हाट ही शुड डू टू मोटिवेट हिज सबॉर्डिनेट, या फिर ऐसा क्या किया जाए कि हर एक सबॉर्डिनेट को हम मोटिवेट आसानी से कर सके उनके काम के लिए। तो ये एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो एक मैनेजर की मदद करता है मोटिवेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर आता है हेल्पफुल इन मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज का बिजनेस क्या है? बहुत ज़्यादा डायनामिक नेचर का है, ज़्यादातर चेंजेस होते रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं कि कैसे उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए। तो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बिजनेस क्या होते हैं? ग्रो होते रहते हैं, एक्सपैंड होते रहते हैं, और ऑटोमेटिकली उन ग्रो के कारण क्या होता है? वर्क की चेन बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली स्कोप ऑफ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होने लगती है। तो इन सब के कारण क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि इन चेंजेस को टैकल करने में हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन चीज़ों में आपकी मदद करता है, इन्हें मैनेज करने में आपकी मदद करता है। फिर आता है बैलेंस इन इंक्रीजिंग द कैपिटलिज्म। एक कैपिटलिज्म क्या होता है? जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है। तो जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होगी वहाँ पे मोनोपोलिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी वहाँ पे मोनोपोली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक एक पर्सन अपना अपना काम शुरू कर देगा। तो ऑटोमेटिकली हर एक पर्सन का बिहेवियर जानना कि क्या वो चाहता है, क्या वो कर रहा है, उनके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पड़ेगी, क्योंकि उससे ही हम पता कर सकते हैं कि एक प्राइवेट ओनरशिप में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। फिर आता है मैनेजिंग द ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है, जहाँ तक हमने देखा आजकल लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन यानी एलपीजी जिसे हम कहते हैं, वो आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं बिजनेसेस को। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? उन चीज़ों के कारण बिजनेस का वर्कफोर्स जो है वो डाइवर्स होता जा रहा है दिन ब दिन।
डाइवर्स इन नेचर बनता जा रहा है और उन चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग वर्क फॉर डाइवर्सिटी को हमने पढ़ा था रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कि वर्क फॉर डाइवर्सिटी जो अलग अलग कल्चर के पीपल होते हैं उनको उनके बिहेवियर को देखना किसका काम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो वहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, आगे आता है हमारे सामने इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशंस। देखिए कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, इन सब की जो इफेक्टिवनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर, क्योंकि जैसा बिहेवियर अच्छा होगा वैसे ही लीडरशिप का कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को ईजी बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, और जिससे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कहीं पे इफेक्ट पड़ता है जिससे इम्प्रूव हो जाती है कम्युनिकेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में हम कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास आती है फुलफिल द ह्यूमन नीड। अब अगर हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे एक अच्छे ह्यूमन बिहेवियर को, तो उससे क्या होने वाला है, उनकी नीड्स पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर चीज़ को मतलब हर ह्यूमन एस्पिरेशन को अंडरस्टैंड किया जाता है, बेटर बिल्डअप किया जाता है, कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। तो एक क्या बन जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की वजह से हम मैनेज और एनहांस कर सकते हैं अपने मैनेजिंग मतलब मैनेजर्स या फिर एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजर के लिए हेल्पफुल है अगर हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का अपना इस्तेमाल कहाँ पे करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ ज़रूरत हो गई या कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ये हमने सारी चीज़ों की बात कर ली। अब कुछ 5-6 लिमिटेशंस हैं उनकी ओर भी नज़र मारते हैं कि हम ये जानना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अभी तक ऐसा क्या नहीं है, या कहाँ तक हम सीमित रह सकते हैं, लिमिटेशन इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं। तो सबसे पहली ये है एक थ्योरेटिकल अप्रोच, यानी जैसे हम कहेंगे कि ये ज़्यादातर हमें प्रिंसिपल्स के बारे में ज़रूरी बताता है, ना कि प्रैक्टिसेस के बारे में। यानी सिर्फ बताने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे फोकस करना, उन चीज़ों को कैसे करना है या फिर एक बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव करना है, ये बारे में नहीं बताता। यानी हम बात कर सकते हैं कि सिर्फ ये हमें क्या बता रहा है कि किस चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, लेकिन कैसे करना है उसके बारे में हमें नहीं पता। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जो सिर्फ आपको बताएगी, लेकिन करने का तरीका आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। दूसरा आता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड मैनिपुलेशन ऑफ पीपल। आजकल क्या हो रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस अपनाई जा रही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी ऐसा ही है। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अपना रहे हैं तो मैनेजर्स जिनको क्या मिल रही है, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन मिल रही है, वो इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए। वो अपनी मोटिवेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स का गलत इस्तेमाल करके अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हैं, और कहीं ना कहीं ये किसकी लिमिटेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, जो इन मतलब जो लोगों मतलब जो मैनेजर्स को अलाउ करती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ना अपनाएं, या फिर क्यों ना अपनाएं, क्योंकि इसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस होने का भी डर रहता है। ठीक है, फिर आता है डिस्क्रिप्टिव नॉट प्रिस्क्रिप्टिव। वही बात आ गई, ये डिस्क्रिप्टिव ही है, इसमें कोई हमें सोल्यूशन, इसमें कोई कमांड, इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं दी जाती कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करा जाए। सिर्फ हमें बताया जाता है कि इस काम से ये होगा, उस काम से ये होगा। करने का तरीका, कोई सोल्यूशन, डिसीजन मेकिंग, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं बताया जाता। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ये भी लिमिटेशन रह जाती है कि ये एक सिर्फ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, ना कि प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है जी। फिर आता है प्रीजुडाइस, यानी एक तरीके से बायसनेस भी इसे हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों का मतलब कुछ मैनेजर्स के, कुछ पर्सन्स, इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, फेवरेटिज्म होते हैं। मतलब जो एक तरीके से जस्टिस नहीं खेलते या जस्टिस से न्याय न्याय अच्छा नहीं करते, और जब जस्टिस नहीं होता एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के ऊपर डीमोटिवेशन आ जाती है, डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, वो कहीं पे किसी टास्क में अपना अच्छा नहीं दे पाते, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको भी फुलफ़िल नहीं कर पाते, डिस्चार्ज नहीं कर पाते। तो इससे कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही नुकसान होने वाला है। तो इसलिए कई बार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ये लिमिटेशन देखते हुए भी हम उसे नहीं लेते। यानी ये एक लिमिटेशन है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अपनाने में अभी तक रोक देती है मैनेजर्स को। ठीक है,
फिर आता है हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब इंडस्ट्रियल मतलब पीसफुल रिलेशंस। अब क्या इसमें इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं कर पाया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या नहीं कर सकता, तो ये यस है। कैसे? वो कहते हैं कि इसमें अभी तक हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स या प्रोडक्शन ब्लॉक एक्टिविटीज़ ऐसी कुछ चीज़ों को हम प्रिवेंट अभी तक नहीं कर पाए। इसके अलावा हमने क्या कर दिया, हम कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसीजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देयर हैज़ बीन नो रिडक्शन इन इंसिडेंट्स और लाइक स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, सॉफ्टेज इन द इंस्टीट्यूशंस। मतलब हम इसकी बजाय ये देखना है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है या फिर प्रोसीजर कौन कौन से इम्प्लीमेंट करने हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, आजकल स्ट्राइक्स बहुत हो रही हैं, लॉकआउट्स होने जा रहे हैं, तो इसकी वजह से उल्टा काम पड़ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ने क्या कर दिया, एक ऐसे एटीट्यूड को भी बना दिया जिससे स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स बढ़ गए, ना कि प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होते ही जा रहे हैं, इसकी वजह से इम्प्रूव नहीं हो रहे। ठीक है। अब एक लास्ट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जितना जितना अचीव कर लोगे उसके बाद आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये भी कहता है कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ आउटपुट हम क्या कर लेते हैं, हर एक मतलब अगर मैं एक लेवल तक पहुंच गया तो उसके बाद जो भी चीज़ लूँगा उससे मेरी सेटिस्फेक्शन कम ही होने वाली है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक लेवल तक पहुंच जाता है, तो अगर हम उसे ज़्यादा भी कर देते हैं, जैसे कि मोटिवेशन और कम्युनिकेशन अगर ज़्यादा हो जाए, तो उल्टा ही काम बढ़ जाता है, उल्टा ही काम क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लिमिटेशंस हैं, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस के बारे में मैंने बता दिया। तो बस ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों। कोई प्रॉब्लम है आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।